नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज तारीख है 7 जुलाई 2026 और वार है ट्यूसडे। और ट्यूसडे तक आज जो भी एग्जाम ओरिएंटेड जो भी न्यूज़पेपर में क्वेश्चन बने हैं उनका हम एमसीक्यूज लेके आए हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारत इजराइल द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA मतलब बायलैटरल एग्रीमेंट BIA 4 जुलाई 2026 से लागू हुआ। इस समझौते के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्न कथनों पर विचार करके देखना है। पहला कथन कौन सा है? इसका उद्देश्य दोनों देशों के निवेशकों को अधिक पूर्वानुमेय और सुरक्षित निवेश वातावरण देना है। दूसरा, BIA बायलैटरल एग्रीमेंट सामान्यतः निवेश संरक्षण, विवाद निपटान और गैर भेदभाव जैसे प्रावधानों से जुड़ा होता है। भारत ने 2016 में अपना मॉडल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी BIA टेक्स्ट जारी किया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से आपको आंसर पहले से ही पता है, इसमें से तीनों कथन सही है। दरअसल हुआ है क्या है कि 4 जुलाई 2026 को अभी भारत और इजराइल ने दोनों ने बैठकर द्विपक्षीय निवेश समझौता किया। इसमें दोनों देशों को आपस में कानूनी सुरक्षा, निष्पक्ष व्यवहार और विवाद निपटान का ढांचा मिलता है। तो भारत का 2016 मॉडल जो BIT था वो बाद की निवेश संधियों के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ रहा था 2016 का। ये 2026 है, दोनों को एक दूसरे से निष्पक्ष व्यवहार, सुरक्षित इन्वेस्टमेंट, कानूनी सुरक्षा और विवाद निपटान का ढांचा प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिक्स वुमेन वर्किंग ग्रुप मीटिंग के कोची में आयोजन की घोषणा हुई। ब्रिक्स के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त है? हाल ही में जो वुमेन वर्किंग ग्रुप मीटिंग है वो कोची में आयोजन की घोषणा हुई है। तो ये ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स से संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त है? और ब्रिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। तो इसका पहला ऑप्शन है, यह केवल रक्षा सहयोग पर केंद्रित संगठन है। बी, यह उभरती अर्थव्यवस्था का मंच है जो आर्थिक, राजनीतिक और विकासात्मक सहयोग को बढ़ावा देता है। यह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है, इसका सचिवालय जिनेवा में स्थित है। तो इसका कौन सा कथन सही है? उपयुक्त कथन सही है, इसका कथन है बी। इसका कथन है बी। यह उभरती अर्थव्यवस्थाओं को मंच है, आर्थिक, राजनीतिक और विकासात्मक सहयोग को बढ़ावा देता है। दरअसल ब्रिक्स की जब ये स्थापना हुई थी तो इसमें 5 देश थे। बी का मतलब ब्राजील, आर का मतलब रूस, आई का मतलब इंडिया और सी का मतलब चाइना और एस का मतलब साउथ। लेकिन हाल ही में इसमें 11 मेंबर है। हाल ही में इसमें 11 मेंबर है। इसका पहला जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो 2009 में हुआ था। साउथ अफ्रीका जो लास्ट में शामिल हुआ था वो 2010 में हुआ था। और अभी इसमें 11 मेंबर हो चुके हैं। जो इसका मुख्य उद्देश्य है वो व्यापार को, निवेश को बढ़ाना है, आप सब में विकासशील देशों के बीच सहयोग स्थापित करना है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इसका जो मुख्यालय है वो संघई में है। ये जो चीन है, ये जिनेवा में नहीं, इसका जो मुख्यालय है वो चीन के संघाई में है। संघाई में, इस संघाई में। तो ये ब्रिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के साणंद में सीजी सेमी OSAT का सुविधा का उद्घाटन किया गया। OSAT का सही विस्तार क्या है? OSAT का सही विस्तार क्या है? ओपन सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग, आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट, ऑप्टिकल सिस्टम फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी,
या ऑपरेशनल सेमीकंडक्टर एप्लीकेशन टर्मिनल? तो इसका सही उत्तर है बी, जो ओएसटी है, आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट है। दरअसल जो गुजरात का साणंद है उसमें एक ओएसटी, ये जो आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट है, उसका उद्घाटन किया गया है। ये सेमीकंडक्टर होता क्या है? सेमीकंडक्टर वो होता है जो कि चालक और कुचालक के बीच का काम करता है। वो जो मटेरियल होते हैं वो सेमीकंडक्टर में आते हैं। जैसे तांबा होता है, तांबा है विद्युत का चालक, ये चालक है। और रबर है, तो रबर हुआ कुचालक। अब इन दोनों के बीच का जो चालक भी हो और कुचालक भी हो, वो सिलिकॉन होता है। और सिलिकॉन किस में आ गया? ये आ गया सेमीकंडक्टर में। जो मोबाइल की बैटरी वगैरह होती हैं, चार्जर वगैरह होते हैं, वो सिलिकॉन से बने होते हैं उनमें, क्योंकि ना तो उसमें मतलब विद्युत भी रहती है और अपन को लगता भी नहीं है। तो सेमीकंडक्टर वो चीज होती है। इसका उद्घाटन अभी गुजरात के साणंद में किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, चिप फैब्रिकेशन ओएसएटी से अधिक पूंजी गहन होता है। ऑप्शन 2, ओएसएटी मुख्यतः चिप असेंबली, पैकेजिंग और टेस्टिंग से संबंधित है। ऑप्शन सी, पैकेजिंग टेस्टिंग का कोई रणनीतिक महत्व तो नहीं होता। ये ऑप्शन सी है। लेकिन इनमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? ए और 2। मतलब सेमीकंडक्टर चिप फैब्रिकेशन ओएसटी से अधिक पूंजी गहन होता है, बहुत पूंजी गहन करता है। चिप बनाई जाती है इससे, पैकेजिंग टेस्टिंग का इसका कोई रणनीतिक महत्व तो होता नहीं है। तो इसका आंसर हमारा एक और 2 होगा, क्योंकि फैब्रिकेशन अत्यधिक पूंजी और एडवांस टेक्नोलॉजी की मांग करता है, जबकि इंडिया में इतनी पूंजी लगाने का रिसर्च पर बजट होता नहीं है। इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर 0.60 के अराउंड रिसर्च पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है जीडीपी का। इसलिए ओएसटी भी एक स्ट्रेटेजी है, क्योंकि पैकेजिंग टेस्टिंग सप्लाई चेन रेजिलेंस के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर हमारा एक होगा, एक और 2। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजस्थान में आए और राजस्थान के बालोतरे में उन्होंने एक परियोजना का उद्घाटन किया। वो परियोजना कौन सी थी शिलान्यास, उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो देखना, बालोतरा किस राज्य से संबंधित है? तो बालोतरा किस राज्य से संबंधित है? ये राजस्थान से है। राजस्थान का हमारा बाड़मेर जिला है, उससे संबंधित ये है। और ये क्वेश्चन राजस्थान की कोई ना कोई एग्जाम में 100% आने वाला है। याद रखना, 100% आने वाला है कोई सी एग्जाम में, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। सबसे जो अहम है वो तो है पचभद्रा रिफाइनरी। पचभद्रा रिफाइनरी है, उसका उद्घाटन किया। एक जो जयपुर मेट्रो है उसका फेज सेकंड का उद्घाटन किया। तो ये 2 कार्य भारतीय प्रधानमंत्री ने राजस्थान के बाड़मेर जिले के बालोतरा में किया। तो बालोतरा संबंधित है राजस्थान से। देखो, बालोतरा राजस्थान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां हाल ही में बड़ी विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ई जागृति सबसे अधिक किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए, कृषि बीमा दावों का डिजिटलीकरण। ऑप्शन बी, उपभोक्ता शिकायतों के पूरे लाइफ साइकिल का डिजिटलीकरण। ऑप्शन सी, आयकर अपील प्रणाली। ऑप्शन डी, डिजिटल विश्वविद्यालय प्रवेश प्रणाली। तो इसका सही आंसर है बी। दरअसल ई जागृति जो हमारे उपभोक्ता हैं उनकी शिकायतों का पूरा डिजिटलीकरण से संबंधित है।
पूरी लाइफ साइकिल से कि उपभोक्ता ने हमारी इलेक्ट्रॉनिक जो शिकायत की थी वो कहाँ हुई, कि उसकी प्रोसेसिंग अभी कहाँ तक है, उसकी कितना टाइम लगेगा, कौन इसको देखेगा, वो सारी उसकी लाइफ साइकिल है जो इस ई जागृति प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। लाइफ साइकिल उसकी, इसको डिजिटलीकरण से संबंधित ये ई जागृति है। तो देखिएगा, ई जागृति उपभोक्ता शिकायत के पूरे लाइफ साइकिल को डिजिटाइज करने की एक पहल है और ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा चलाई गई है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, सही सुमेलित युग्म चुनिए। सही सुमेलित युग्म चुनिए। पहला है PMGKAY, ये किससे संबंधित है? खाद्य सुरक्षा व अनाज वितरण से। ऑप्शन 2 है माई भारत, युवा विकास एवं सहभागिता से। ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, यह है बाल प्रतिभाओं का सम्मान से। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, या ऑप्शन डी 1 और 3, 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। दरअसल जो PMGKY है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये खाद्य सुरक्षा से संबंधित है। NFSA, जो हमारा NFSA है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसके अंतर्गत उसमें पात्र पंजीकृत सभी लोगों को 5 किलो पर व्यक्ति पर मंथ जो खाद्य सुरक्षा है गरीबों को वितरण की जाती है। तो ये तो इससे संबंधित है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। माई भारत है जो युवाओं से संबंधित है, युवाओं को पूरी तरीके से डिजिटल स्किल के बारे में जानकारी देना, वॉलेंट्री भारत के लिए तैयार करना, ये माई भारत जो योजना है उससे संबंधित है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ये अभी अपन ने पढ़ी थी, ये बाल प्रतिभाओं का सम्मान से संबंधित है, जो कि 18 से कम किसी भी क्षेत्र में उपलब्धि, असाधारण उपलब्धि कोई भी कर रहा है तो उससे संबंधित ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है। ये हाल ही में दिया जाएगा। तो देखिएगा, PMGKY खाद्य सुरक्षा से जुड़ी योजना है, माई भारत युवा सहभागिता से जुड़े प्लेटफॉर्म है, बाल पुरस्कार बच्चों को विशिष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या है? डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, PMGKAY के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अभी अपन ने पढ़ा था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह खाद्य सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रम है, सही है। इसका लाभ करोड़ों NFSA के लाभार्थियों को मिलता है, ये भी सही है। यह केवल उर्वरक सब्सिडी योजना है, ये गलत है। इसका सही आंसर है ए। अभी अपन ने पढ़ा था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत पंजीकृत गरीब पात्र परिवारों को दिया जाता है 5 किलो पर व्यक्ति पर मंथ के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर अगला, पिंस इंस्ट्रूमेंट। पिंस का मतलब है पॉइंट ऑफ स्पेस इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रोड्यूसर्स मुख्यतः किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है ड्रोन द्वारा कृषि छिड़काव, ये नहीं है। बी हेलीकॉप्टर संचालन के लिए इंस्ट्रूमेंट अप्रोच, ये सही है, अपन ने कल भी पढ़ा था। ऑप्शन सी पनडुब्बी मार्गदर्शन, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी उपग्रह प्रक्षेपण नेविगेशन, ये भी नहीं है। हालांकि नेविगेशन आपको कंफ्यूज कर सकता है, हालांकि लेकिन इसका सही आंसर क्या है? हेलीकॉप्टर। तो पिंस पॉइंट इन स्पेस इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रोसीडर हेलीकॉप्टर संचालन के विकसित नेविगेशन अप्रोच है। दरअसल क्या है, अभी हाल ही में जो हमारा इसरो स्पेस, इसरो के द्वारा और AIIA के द्वारा भारत में जो हेलीकॉप्टर हैं, जो वायुयान है, उनको खराब मौसम में भी या बिना रडार के भी सही लैंडिंग के लिए जो नेविगेशन का यूज किया जाता है, उससे संबंधित ये पिंस इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रोड्यूसर है। मतलब हेलीकॉप्टर का जो संचालन होगा या कहीं पर कोई एयरपोर्ट पर रडार नहीं है या कोई मौसम की खराबी रही है, तो भी हमारा हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन सुरक्षित रूप से लैंडिंग कर सकेगा, उससे संबंधित है। तो इसका आंसर बी है।
अगला क्वेश्चन नंबर 10, जीएसटी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी से संबंधित क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला आंसर है, जीएसटी परिषद का गठन किससे हुआ? जीएसटी परिषद का गठन किससे, जीएसटी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जीएसटी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए है हमारा, जीएसटी परिषद का गठन संविधान के अनुच्छेद 264 ए के तहत हुआ है। ये जीएसटी प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर नहीं है, यह प्रत्यक्ष कर है। जीएसटी परिषद वैधानिक निकाय है या संवैधानिक निकाय? ऑप्शन डी है, राज्यों की कोई भूमिका नहीं है, राज्यों की भूमिका कोई नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा इसमें? बिल्कुल सही है। देखिए, जीएसटी परिषद का गठन संविधान के अनुच्छेद 246 ए के तहत किया गया है और ये अप्रत्यक्ष कर है, क्योंकि जो कर होता है, टैक्स होता है, वो दो प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष कर वो होता है जो डायरेक्ट, जिस पर लगाया जाता है उसी को ही भरना होता है, और अप्रत्यक्ष कर होता है लेकिन जिस पर लगाया किसी और पर जाता है और भरता कोई उसको और है। तो ये अप्रत्यक्ष कर है। ये परिषद वैधानिक निकाय नहीं है, ये संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 से बनाया गया है, 246 के ए के तहत बनाया गया है। जो कोई भी काउंसिल हो वो संविधान के अनुच्छेद के तहत बनाई जाएगी तो वो संवैधानिक कहलाएगी। इसमें राज्य की कोई भूमिका नहीं है, तो ये भी गलत है, क्योंकि राज्य और केंद्र दोनों ही इसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। अनुच्छेद 246 संसद और राज्यों को जीएसटी लगाने की शक्ति देता है, जबकि अनुच्छेद 279 ए के तहत जीएसटी काउंसिल बनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जीएसटी काउंसिल का अनुच्छेद कौन सा है? तो ये बनी 279 जीएसटी काउंसिल 279 ए। अगला क्वेश्चन, भारत फ्रांस आर्थिक एवं वित्तीय संवाद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह आर्थिक, वित्तीय, औद्योगिक निवेश सहयोग का मंच है। फ्रांस यूरोपीय संघ का सदस्य है। ऑप्शन 3, भारत फ्रांस संबंधों में इंडो पैसिफिक और रक्षा सहयोग भी महत्वपूर्ण है। तो इसका ऑप्शन है डी, तीनों ही सही है, क्योंकि भारत और फ्रांस में अभी आर्थिक, वित्तीय और औद्योगिक निवेश सहयोग का मंच है, जो कि अभी अभी एक दूसरे के तहत ये संवाद हुआ था। तो फ्रांस है जो यूरोपीय संघ का भी सदस्य है, और इंडो पैसिफिक के लिए तो ये रक्षा सहयोग का महत्वपूर्ण पार्टनर है। तो भारत फ्रांस संबंधों में आर्थिक, रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और इंडो पैसिफिक का सहयोग महत्वपूर्ण आयाम है। रक्षा के क्षेत्र में तो देखो, अभी राफेल लिया था जो फ्रांस से लिया था, परमाणु की ऊर्जा से संबंधित भी है, अंतरिक्ष में भी मिलकर बहुत काम कर रहे हैं। तो भारत और फ्रांस दोनों अच्छे रणनीतिक, आर्थिक, रक्षा, अंतरिक्ष सभी में काम करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी है। और यूरोपीय संघ, कल भी अपन बात की थी, जो फ्रांस है यूरोपीय संघ है, इसमें यूरोपीय संघ का मेंबर है, इसमें 27 मेंबर है। इसकी आधिकारिक जो मुद्रा है वो यूरो है, हालांकि सभी देश इसको यूज नहीं करते, लेकिन इसकी आधिकारिक मुद्रा यूरो है। ये रणनीतिक, आर्थिक सहयोगी संगठन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला, इससे तेल आयात निर्भरता कम हो सकती है। इससे तेल आयात निर्भरता कम हो सकती है। ऑप्शन 2, ईवी ट्रांजिशन का बैटरी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन 3, ईवी इकोसिस्टम के लिए बैटरी सप्लाई चेन महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। देखो, जब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चलाएंगे
ईवी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चलाएंगे तो तेल से आयात निर्भरता कम होगी, सही है। ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इकोसिस्टम के लिए बैटरी सप्लाई चेन महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि जब बैटरी सप्लाई चेन होगी तो एनवायरनमेंट और मिटिगेशन नहीं होगा, मतलब प्रदूषण नहीं होगा। अच्छा, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ईवी ट्रांजिशन परिवहन के साथ बैटरी निर्माण, चार्जिंग नेटवर्क, क्रिटिकल मिनरल और औद्योगिक नीति से जुड़ा मामला है। दरअसल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है क्या? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है ऐसा परिवहन तंत्र का विकास जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन, चार्जिंग बैटरी स्टेशन, बैटरी तकनीक, बैटरी रिसाइकिल और ईवी निर्माण उद्योग शामिल हो। तो ईवी अपनाने की गति को बढ़ाने से संबंधित ये प्रोग्राम है। ये हाल ही में 2 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी प्रोग्राम, 2 जुलाई 2026 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनएचआरसी के बारे में कौन सा कथन सही है? एनएचआरसी, ऑप्शन ए है, यह संविधान की निकाय है। इसका गठन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के तहत हुआ। इसका अध्यक्ष केवल वर्तमान सीजीआई हो सकते हैं। यह केवल राज्यों के अधीन कार्य करता है। तो देखिए ये क्वेश्चन, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, इसका आंसर है बी। क्योंकि एनएचआरसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये वैधानिक निकाय है, इसका कोई आर्टिकल नहीं है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के तहत गठित किया गया। और इसके अध्यक्ष वर्तमान सीजीआई नहीं हो सकते, इसके अध्यक्ष होते हैं उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या कोई न्यायाधीश। यह केवल राज्यों के अधीन कार्य नहीं करता, यह सेंटर के अधीन कार्य करता है और स्वतः संज्ञान लेता है ह्यूमन राइट्स के बारे में। यदि किसी का जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और मौलिक अधिकार से संबंधित किसी भी चीज का हनन हो रहा है तो ये ह्यूमन राइट्स को स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार है। तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये एनएचआरसी है। हाल ही में जो इसके एनएचआरसी का अध्यक्ष है वो सुब्रमण्यम स्वामी है। सुब्रमण्यम स्वामी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मुख्यतः किसके लिए दिया जाता है? तो अभी अपन ने इस पे कल डिस्कस किया था। यह है बच्चों को असाधारण उपलब्धि हासिल करने के लिए दिया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों को असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार बच्चों की विशिष्ट उपलब्धियों को मान्यता देता है, जैसे कला में, बहादुरी में, नवाचार कोई किया, सामाजिक सेवा में, खेल विज्ञान में, इनमें किसी में भी यदि कोई बच्चा ने असाधारण उपलब्धि हासिल की तो उसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाएगा। इसके तहत एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और पदक दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, सही सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित कीजिए। माई भारत, युवा सहभागिता, राष्ट्र निर्माण, अभी अपन ने पढ़ा था, सही है। आकाशवाणी स्वर प्रेरणा विथिका, आकाशवाणी की 90वीं वर्षगांठ से जुड़ी पहल है, ये भी सही है। ये स्वर प्रेरणा अभी जून में ये आकाशवाणी की जो 90वीं वर्षगांठ मनाई गई उसके तहत इसको रखा गया है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये अनुपम मिश्र इसका सीएमडी बना है अभी, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। ये अनुपम मिश्र बना है किसका? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ये माइंस के थ्रू आती है। ये एक मिनी रत्न कंपनी है, मिनी रत्न फर्स्ट की श्रेणी की कंपनी है। कल अपन ने पढ़ा था कि मिनी रत्न कंपनी कितनी है। ये फर्स्ट वाली कैटेगरी की है जो तो है 49 और सेकंड वाली कैटेगरी की वो है 9।
तो टोटल ये कितनी है 58। और एक होती है महारत्न, महारत्न कितनी है, महारत्न है 14 और नवरत्न है 26। ये अपन ने पढ़ा था। तो आकाशवाणी का जो स्थापना है वो 8 जून को हुई थी। 8 जून को इसका वर्षगांठ मनाया जाता है, इसलिए इसकी 90वीं वर्षगांठ 8 जून को मनाई गई थी। तो इसमें तीनों युग्म सही है, इसमें तीनों युग्म सही है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे, इनका क्विक रिवीजन है। देखिएगा कि भारत इजराइल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट अभी 4 जुलाई 2026 से लागू हुआ। ब्रिक्स वुमेन वर्किंग ग्रुप मीटिंग 6 से 7 जुलाई 2026 को कोच्चि में आयोजित होगी। सीजी सेमी ओएसएटी फैसिलिटी का उद्घाटन साणंद गुजरात में हुआ। ओएसएटी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट इसका पूरा नाम है। बालोतरा राजस्थान में लगभग 1.06 लाख करोड़ की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के पूरे लाइफ साइकिल के डिजिटीकरण से जुड़ी पहल है। पीएमजीकेएवाई के तहत बेरोजगार गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति की मंजूरी दी गई। भारत ने हेलीकॉप्टर संचालन के लिए पहली पिंस इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रोसीडर्स को मंजूरी दी। एनएचआरसी एक वैधानिक निकाय है जिसका गठन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के तहत हुआ। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए हैं, जिसको प्रधानमंत्री पुरस्कार देते हैं। तो ये आज के हमारे करंट अफेयर्स की जो न्यूज़ से बने थे, एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आशा करते हैं कि आपको ये सेशन हमारा अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा है तो आप चैनल को वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।